हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल सुब्रत वर्क नॉलेज कैन में। गाइस, आप सभी लोगों का वेलकम है हम लोग के आज के सेशन में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 जेक बोर्ड का साइंस यानी विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जो आपका है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं हम लोग का जो साइंस का यानी क्लास 9 साइंस का जेक बोर्ड के लिए ये चैप्टर नंबर 1 यानी फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका केमिस्ट्री से आता है। किससे आता है? केमिस्ट्री यानी रासायनिक साइंस, रसायन विज्ञान। और उसका चैप्टर का नाम जो है वो है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो गाइस, अगर आप लोग कहीं पर भी आप लोग कोचिंग ले रहे हैं या फिर ट्यूशन ले रहे हैं और आपको अच्छे से नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लोग गूगल ड्राइव से आप लोग उस पीडीएफ नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप लोग मोबाइल में पढ़िए। अगर मोबाइल में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप लोग किसी भी साइबर कैफ़े में उस पीडीएफ नोट्स को आप लोग प्रिंट आउट निकाल कर आप लोग पढ़ सकते हैं। वो टोटल रहेगा आपका 8 पेजेस का। ठीक है, और आप अभी मत जाइए पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज अभी मैं आप पूरा पीडीएफ नोट्स को अभी मैं आपको डाउनलोड जो है उसको मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। एक एक करके समझिए और फिर आप उसे डाउनलोड कीजिए फ्री पीडीएफ नोट से। ठीक है, और इसे हम लोग डिस्क्रिप्शन में गिवन दिया हुआ है और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो गाइस, आप लोग का नोट्स कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है पार्ट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिया हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर का नेम। और इस टाइप से देखिए कुछ डिजिटल नोट्स दिया हुआ है और इस प्रकार के नोट्स को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर इसको देख देख के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इसी नोट्स में से ही आप लोगों के क्वेश्चन में से टोटल जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी नोट्स के अंदर से ही आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा, पत्थर, कुर्सी आदि। यानी इसमें क्या कहा है? पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ उस वस्तु को कहेंगे जिसका कोई द्रव्यमान हो। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। द्रव्यमान यानी किसी भार हो, वेट हो, वजन हो। वैसे वस्तु जिसमें किसी द्रव्यमान हो यानी किसी वजन हो और जो स्थान घेरती हो, जैसे कि ये एक लोहा है। ये लोहा देखिए, इसका एक वेट कुछ होगा तो 2 किलो 3 किलो कुछ भी एक वेट होगा, कुछ भी एक मास होगा, द्रव्यमान होगा। यानी ये पदार्थ है। और क्या है? ये जिस भी स्थान में रखा हुआ है ये इतना सा जगह घेर रहा है, इतना बड़ा जगह ये घेर रहा है, यानी ये एक पदार्थ है। ठीक है, जैसे ये ईंट है। ठीक है, ये एक ईंट है। तो ये जो ईंट है, ये ईंट भी एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक द्रव्यमान होगा और ये भी स्थान घेर रहा है। और ये एक ईंट का दीवार है, इसका मतलब ये भी एक पदार्थ है। यानी दुनिया में प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग के पास पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, देखिए पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि होता है ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। पर तरल है, तरल यानी द्रव ही है। ठीक है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, और एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मगर आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। ठीक है, ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी द्रव यानी लिक्विड, गैस यानी गैस। जैसे कि यहाँ पर है बर्फ़ का टुकड़ा। ये बर्फ़ का टुकड़ा ठोस क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही सख्त है। ठीक है, और ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है? ठोस। ठोस किसे कहते हैं? निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन वाले पदार्थों को ठोस कहते हैं। जैसे कि ऊपर दिया हुआ था बर्फ़ का टुकड़ा। ठीक है, ये एक बर्फ़ का टुकड़ा है तो इसका एक निश्चित आकार है कि नहीं? एक निश्चित आकार है कि ये चतुर्भुज है, वर्ग है।
एक निश्चित आकार और एक निश्चित आयतन, यानी इसका आयतन भी निश्चित ही होगा। अगर इस साइड से भी वर्ग है तो उस साइड में भी वर्ग ही होगा। तो एक निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन वाले पदार्थों को ही ठोस कहते हैं। जैसे कि लकड़ी मान लीजिए एक लकड़ी है तो एक इसका एक निश्चित आकार है बेलनाकार, तो एक ठोस है। पत्थर, इसका भी एक निश्चित आकार है, इस टाइप का एक आकार है तो ये पत्थर हो गया। लोहा, तो ये ठोस कहलाता है। द्रव किसे कहेंगे बेटा? द्रव कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनके आकार निश्चित ना हो मगर आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। जैसे कि ये वाला, ये पानी है, ठीक है, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है। एक ग्लास में अगर आप पानी को डालो तो ग्लास का आकार ले लेता है। अगर एक कढ़ाई में आप एक पानी को डालो तो कढ़ाई का आकार ले लेता है, ठीक है। एक कटोरा में आप पानी को डाला तो कटोरा का आकार ले लेता है, यानी उसका आयतन निश्चित नहीं, जिसका आयतन निश्चित होता है मगर आकृति निश्चित नहीं होता है उसे ही कहते हैं द्रव। जैसे कि तेल, जल, पेट्रोल आदि, लिक्विड वगैरह सब। अब है गैस के बारे में। गैस किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है एलपीजी गैस, यहाँ पर एलपीजी गैस दिया हुआ है, तो गैस का एग्जाम्पल है ये द्रव्य का एग्जाम्पल है और ये ठोस का एग्जाम्पल है ईंट को। तो यहाँ पर गैस है, ये जो कंटेनर है एलपीजी का जो टैंक है, इस टैंक के अंदर क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। गैस किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, यानी अनिश्चित होते हैं, उसे कहते हैं आपका गैस। जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी गैस हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अंतर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पड़ता है ठोस, द्रव तथा गैस में 3 अंतर लिखे, तो आप 3 अंतर यहाँ से ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे कि पहला अंतर, ठोस के लिए इनका आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है। 2 नंबर अंतर, इसका आयतन निश्चित होता है, इसका द्रव का आयतन भी निश्चित होता है मगर गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। 3 नंबर अंतर, इनका घनत्व तो अधिक होता है ठोस का, द्रव का घनत्व तो गैसों से अधिक होता है लेकिन ठोसों से कम होता है, और गैस का घनत्व तो बहुत ही कम होता है। ठोस कठोर होता है, द्रव कठोर नहीं होता है, गैस भी कठोर नहीं होता है। इस टाइप से आप लोग कुछ यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल 9, ठीक है। जल्दी से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको जो इजी लगेगा आप छाँट के उसे लिखिएगा, ठीक है। फिर चलिए अब देखते हैं साइक्लिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए, अब ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट से आप लोगों को कम से कम 6 मार्क्स से 3 मार्क्स तक क्वेश्चन श्योर मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन टोटल बनेगा 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को पूछेगा कि संगलन किसे कहते हैं, या फिर पूछ सकता है जमना से आप क्या समझते हैं, जमना किसे कहते हैं। और यहाँ पर जो निक्षेपण लिखा हुआ है ना, ऊर्ध्वपातन को ही निक्षेपण कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन यहाँ पर भी होगा। निक्षेपण के जगह आप लोग ऊर्ध्वपातन भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अब पूछ सकता है बाष्पीकरण किसे कहते हैं या फिर संघनन किसे कहते हैं। तो चलिए इस टोटल क्वेश्चन के आंसर अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संगलन किसे कहते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? संगलन किसे कहते हैं, ये वाला ना। किसी ठोस को गर्म करने पर वायुमंडलीय दाब में वो एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यानी सीधे भाषा में ये कहा है कि जब किसी ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे संगलन कहते हैं। देखते हैं, ठोस को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, ये ठोस है, ठोस को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है, और द्रव को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित होना जमना कहलाता है, यानी बर्फ का होना। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका परीक्षा में, ठीक है, क्लास 9 की बोर्ड में। किसी ठोस को गर्म करने पर वायुमंडलीय दाब में वो एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रम को संगलन कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, जमना से आप क्या समझते हैं ना। किसी द्रव्य को ठंडा करने पर वो सीधा ठोस से परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रम को जमना कहते हैं।
फिर क्वेश्चन आ जाता है हम लोग के पास बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। सेम चीज़ न, द्रव्य को वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने से वो एक निश्चित तापमान में भाप बन जाता है, यानी गैस बन जाता है। यानी द्रव्य को गर्म करने पर भाप बनना बाष्पीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे द्रव्य को गर्म करने पर वो भाप यानी गैस में परिवर्तित होते हैं, उसे बाष्पीकरण कहते हैं। और गैस को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे संघनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ये वाला गैस के वायुमंडल पर ठंडा करने पर, सिर्फ ठंडा और गर्म का ही यहाँ पर खेल है। और लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऊर्ध्वपातन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? कुछ पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधे ठोस से गैस तथा ठंडा करने पर गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिए ठोस से गैस और गैस से ठोस। ठोस से गैस कब बनता है? जब उसे गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं। और गैस से ठोस जब होता है? जब इसे ठंडा करते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गलनांक और क्वथनांक के बारे में। गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है। ये वाला ठोस है बर्फ, ये गर्म होके होके ये पिघल जा रहा है, इसे ही कहते हैं गलनांक यानी गलना। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। और गलनांक को इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर द्रव्य उबलने लगते हैं। यहाँ पे पानी है, गर्म कर रहा है तो ये भाप बन जा रहा है, उबल रहा है, तो उसे ही कहते हैं क्वथनांक। इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए गलनांक को इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे विसरण और प्रसारण प्रक्रिया। विसरण किसे कहते हैं? दो भिन्न पदार्थों के कणों का सोतो मिलना। दो भिन्न पदार्थों के कणों का सोतो मिलना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये वाटर है यानी पानी है। ये पानी में ये जो रंग मिल गया, यहाँ पर है पानी का कण, यहाँ पर पानी का कण है और ये ब्लू कलर का जो रंग यहाँ पे आ रहा है ये इसका कण है। ये दोनों जब आपस में मिल जाएगा उसे ही हम लोग कहेंगे विसरण प्रक्रिया। समझ में आ गया? क्या कहेंगे? विसरण प्रक्रिया। आप लोग होली खेलते हैं, होली में मान लीजिए एक लाल कलर और एक नीला कलर जब आपस में मिल जाएगा, तो दोनों में बहुत सारा कलर हो जाएगा, तो इसे कहेंगे हम लोग विसरण प्रक्रिया। समझ में आ गया? मगर अब प्रसरण प्रक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में, जैसे कि ये वाला, ये पानी भी द्रव्य है और नीला कलर भी द्रव्य है, तो जब दोनों मिल गए इसे कहेंगे हम लोग प्रसरण। और होली वाला को यानी किसी पदार्थ को कहेंगे हम लोग विसरण और द्रव्य में काम होने वाला काम को करेंगे हम लोग प्रसरण। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे संपीड्यता यानी संपीड़न किसे कहते हैं? न, किसी पदार्थ को दबाव देकर उसके आयतन को कम करना संपीड्यता या संपीड़न कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक बलून है, मान लीजिए गुब्बारा है, इस गुब्बारा को हम लोग इधर से एक बार दबा रहे हैं, एक बार इधर से दबा रहे हैं, तो एक टाइम एक ऐसा आया कि गुब्बारा इधर से भी इस टाइप से हो गया, क्योंकि इसका दबाने का फोर्स और इसका दबाने का फोर्स पूरा बीच में आ रहा है, तो ये पूरा हवा जो है ये बीच में आ गया, तो इसे हम लोग कहेंगे संपीड़न। यानी किसी भी चीज़ को दबाव देकर उसकी आकृति को छोटा करना ही संपीड्यता कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए घनत्व किसे कहते हैं? प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, इस टाइप का 1 मार्क का क्वेश्चन आप लोग का आता है। घनत्व किसे कहते हैं? न, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अब घनत्व इक्वल टू क्या होता है? न, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, और घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? न, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, ये इस टाइप का होता है, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, ये होता है एसआई मात्रक। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे वगैरह फॉलो ऑन दिया हुआ है। यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा ये वाला आईडी है। यूट्यूब और फेसबुक में मेरा नाम ही है सुब्रत बारिक, यहाँ पे आप लोग फॉलो मुझे कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन क्या है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाली कारकों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा लिख सकते हैं हम लोग तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट रहता है आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है तो बाष्पीकरण की दर घट जाती है। और लास्ट आ जाता है पॉइंट, वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो ये वाला अगर 4 लाइन आप लोग लिख लिए तो आपको 3 मार्क्स फुल मिल जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, बाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन क्यों होती है। बाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतलन हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या कहा है, जो लुप्त ऊर्जा है यानी जो ऊर्जा बाहर इधर उधर घूम रहा है वो किसी द्रव के कण के साथ आपस में एक साथ मिल के वो एक नई ऊर्जा को निकाल देता है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग बाष्पीकरण के फलस्वरूप हमें ठंडा महसूस होता है यानी शीतलन महसूस होता है। देख लीजिएगा आप लोग, कभी कभी वेदर बहुत ही मतलब शीतलन रहता है, यानी धूप नहीं रहता है, जब सूरज नहीं निकलता है तो आपको थोड़ा सा कोहरा टाइप का दिखने लगेगा। ठीक है, जिसे हम लोग कुहासा कहते हैं, और हमें ठंडी ठंडी महसूस होती है। तो वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें क्यों लगती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। कारण बताइए। कारण क्या है ना, क्योंकि गैस के कणों के बीच नगण्य आकर्षण बल होता है तथा गतिज ऊर्जा अधिक होती है। नगण्य मतलब क्या होता है, नगण्य मतलब होता है अधिक छोटा। नगण्य मतलब होता है अत्यधिक छोटा, अत्यधिक अब देखिए, गैस पूरी तरह से बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि गैस के कणों के बीच नगण्य आकर्षण बल होता है तथा गतिज ऊर्जा अधिक होती है और वे तेज गति से सभी दिशाओं में इधर उधर गति करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन में गैस पूरा भर चुका है, तो ये क्या करता है, ये इधर भी जाना सोचता है, इधर भी जाने के लिए होता है, इधर भी जाने के लिए होता है। इसी तरह से पूरा बर्तन को भर देता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। कारण बताइए। जैसे कि ये एलजी, वो जो एलपीजी का जो गैस था, उस एलपीजी का गैस यहाँ पे ढक्कन दिया हुआ है, तो गैस इधर उधर जाने की कोशिश करता है। एक बार इधर धकेलता है, एक बार इधर धकेलता है। समझ में आ गया। तो क्यों होता है न, क्यों होता है कि क्योंकि गैस में कणों की गति अनियमित अत्यधिक तीव्र होता है। गैस बहुत स्पीड से भागता है। ठीक है, और क्या बोलता है, इसका गतिज ऊर्जा अधिक होता है, इसका गतिज ऊर्जा अधिक होता है, इसीलिए वो दीवारों पर दबाव डालती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप खुद से लिख सकते हैं इसे, थोड़ा सा अगर समझ गए तो। जैसे कि ये वाला देखिए, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। कारण बताइए। कारण ये है क्योंकि लकड़ी की मेज पदार्थ के जिन कणों से मिलकर बनती है उनके बीच एक बल कार्य करता है जो अन्य कणों को अपने साथ रखता है। निश्चित आकार, असीम असंपीडता, स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन के कारण ये ठोस कहलाता है। आप लोग किसी इस टाइप से लिख सकते हैं कि यह संपीड़न नहीं होता है। ठोस को हम लोग संपीड़न कर सकते हैं क्या? संपीड़न किसे कहते हैं? जिसको दबाव देके आकृति को छोटा करना संपीड़न कहलाता है। मगर एक ठोस को हम लोग संपीड़न नहीं कर सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं लकड़ी का मेज ठोस कहलाती है इसलिए क्योंकि उसका एक निश्चित आकार होता है, वो संपीड़न नहीं होता है इसलिए, और उसका आयतन निश्चित होता है इसीलिए वो ठोस कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कारण बताइए। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण का बल सामर्थ्य अलग अलग होता है। हवा में ये नगण्य होता है, नगण्य यानी अत्यधिक छोटा होता है, इसलिए हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में कणों के बीच आकर्षण का बल सामर्थ्य अधिक होता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए।
सूती वस्त्र पहनने से हम आरामदायक और शीतल अनुभव करते हैं। सूती कपड़ा जल का सबसे अच्छा अवशोषक है। इस टाइप से कपड़े हम लोग पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, गर्मियों में घड़े का जल यानी ये वाला हंडी का जल ठंडा क्यों लगता है। ना गर्मियों में घड़े का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि घड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे घड़ों में भरा पानी रिसता रहता है, बाहर रिसता यानी निकलता रहता है। बाहर रिसते हुए पानी का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। इसका तेज़ी से बाष्पन होता है और बाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। बाष्पीकरण की दर सतह क्षेत्र बढ़ने लगती है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। देखिए, कप में आप पीजिएगा ना, आपका जीभ पूरा जल जाएगा, मगर उसी कप से अगर प्लेट में आपको डाल के चाय को डाल के पियेंगे तो ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया बहुत ही बड़ा है, अधिक होता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, इसी कारण से ये होता है। नेक्स्ट क्या है, न किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। न किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर इसलिए रहता है क्योंकि जो उष्मा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में उपयोग होता है गुप्त उष्मा कहलाती है, और ये उष्मा पदार्थ में गुप्त उष्मा में छुपी रहती है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं लाती है। समझ में आ गया। अब आ जाता है हम लोग के पास गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। न किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान, किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान यानी ठोस से द्रव या द्रव से गैस के लिए द्रवनांक अथवा क्वथनांक पर लगी उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आ सकता है, ये आया है पिछले साल। चलिए नेक्स्ट, ये वाला जो फुल फॉर्म ये हमेशा 1 मार्क का देता है। कभी एलपीजी का पूछ देता है तो कभी सीएनजी का पूछ देता है, ठीक है, इसलिए मैं दोनों को दे दिया हूँ। सबसे पहले एलपीजी का पूरा नाम क्या है ना, उत्तर में होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसी टाइप के एलपीजी के बदले सीएनजी का भी पूछ सकते हैं कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। समझ में आ गया, ये 1 मार्क का आता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है ना, 273 केल्विन। ये जो 273 इसके बाद के है, ये के को कहते हैं केल्विन। जैसे डिग्री सेल्सियस है, ये भी तापमान मापने का एक संख्या यानी वर्ड है, ठीक है, सिंबल है। तो क्वेश्चन के 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलन का प्रभाव अधिक क्यों होता है। बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 273 केल्विन डिग्री पर अगर हम लोग बर्फ़ को ठंडा करते हैं या फिर पानी को ठंडा करते हैं तो अधिक ठंडा क्यों लगता है ना, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है तो ये वातावरण से गुप्त उष्मा को बराबर उष्मा अवशोषित करता है, जिसके फलस्वरूप बर्फ़ के ठंडा होने पर अधिक शीतलन का महसूस होता है। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेप्थोलिन को पता है नेप्थोलिन किस टाइप से साधारण का होता है, कि बोलता है कि नेप्थोलिन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। कारण लिखिए। आप लोग देखेंगे कि किसी भी आप अलमारी वगैरह में अगर नेप्थोलिन को रखे हुए हो, 1 साल बाद 2 महीना बाद नेप्थोलिन अचानक से गायब हो जाता है। क्यों? कारण क्या है, नेप्थोलिन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, क्योंकि नेप्थोलिन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के कारण ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाती है। अनेक पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग वो जो साइकिलिंग पढ़े थे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ना, ठोस से गैस में परिवर्तित, ठोस को गर्म करने पर गैस परिवर्तित हो जाता है और गैस को ठंडा करने पर ठोस परिवर्तित हो जाता है, उसे कहता है ऊर्ध्वपातन। उसी विधि के कारण नेप्थोलिन उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें इत्र की गंध यानी परफ्यूम की गंध बहुत दूर बैठे ही पहुंच जाती है। कारण लिखिए, क्योंकि पदार्थों के कण हमेशा गतिशील होते हैं और गैस के कणों में विसरण अधिक तेजी से होता है, जिससे गैस के कण वायु में मिल जाते हैं और हमें दूर बैठे ही इत्र की गंध पहुंच जाती है। समझ में आ गया, किस कारण, विसरण प्रक्रिया के कारण। अब ये वाला क्या है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। आप देखिएगा, परफ्यूम अगर अपने हाथ में लिए, ठीक है, या फिर आप पेट्रोल को अपने हाथ में लिए तो हाथ ठंडा हो जाता है। क्यों? ये किसके कारण हो जाता है ना, तापमान पर बाष्पीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाता है, बाष्पीकृत, और बाष्पीकरण के लिए ही ये हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक, मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। अब आप जाएगा
आप लोगों के पास आ जाएगा अभी ओएमआर टाइप का क्वेश्चन जैसे 1 नंबर का है, कौन तीव्रतर विसरित होता है, द्रव अथवा गैस? तो आंसर हो जाएगा गैस। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, आंसर होगा गैस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती है, आंसर होगा ठोस। बर्फ का गलनांक कितना होता है, यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रिंट आउट थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ठीक है। जल का क्वथनांक क्या है, यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है, एक पदार्थ का नाम बताए जो ऊर्ध्वपातन करते हैं, उसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, जो ऊर्ध्वपातन करता है। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन, इसे कहते हैं केल्विन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग केल्विन। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन, ये है न्यूटन, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन। आयतन का ऐसा मात्रक मीटर क्यूब, यानी इस टाइप का मीटर क्यूब, ये वाला एरो देने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के लिखेंगे, मीटर के ऊपर 3, ठीक है। दाब का ऐसा मात्रक क्या है, ये है पास्कल, समझ में आ गया, इसे कहते हैं पास्कल, पास्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ न्यूमेरिकल्स आता है आपके पास, ये आपका मैथ बनाने के लिए देता है 3 मार्क का, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या है, केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदले, यानी यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ है, उसे हम लोग सेल्सियस में बदलेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। फॉर्मूला है ना, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन के साथ जितना दिया हुआ है 273 घटा दीजिए। तो केल्विन कितना है 300, तो 300 माइनस 273, आंसर हो जाएगा हम लोग के पास 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। उसी टाइप से ये भी वैसे ही दिया हुआ है, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्या है, सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदले। तो यहाँ पर सेल्सियस दिया हुआ है, तो केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन का फॉर्मूला होता है जितना दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, वहाँ पर घटाना, यहाँ पे जोड़ना। तो सेल्सियस कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 प्लस 273, आंसर हो जाएगा आपका 298 केल्विन। समझ में आ गया। तो गाइस मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मेरा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स डिजिटल नोट्स में कन्वर्ट करके मैं आपको दिया हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस नोट्स को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से कॉपी में उतार पा रहे हैं। अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है। और अगर मोबाइल में पढ़ने को आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्लीज़ प्रिंट आउट निकल के आप लोग अपने पास हार्ड कॉपी के नाम पे रख सकते हैं, ठीक है। और जल्द से जल्द आप अपने दोस्तों के इसको शेयर कीजिए, उन लोग को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और आपको आज से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला नोट्स आपका पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है, और ये वाला पढ़ने से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और परीक्षा में मार्क फुल मिलेगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड तब तक के लिए ओके बाय।